अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का सेशन हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे साथ ट्रेनर है सर एहसन, सॉरी सर अब्दुल्ला खतरान। वेलकम टू आवर सेशन सर। सर अब्दुल्ला खतरान, यू कैन स्टार्ट द क्लास सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द क्लास। मैम कंफर्म कर दें स्क्रीन विजिबल है। यस सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। अच्छा, तो हम लोग लास्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम लोग पढ़ लेते हैं एल्गोरिथम डिज़ाइन का टॉपिक। तो उसमें लास्ट में फ्लो चार्ट्स पढ़ा था कि एल्गोरिथम कोई बनता है तो उसका फ्लो चार्ट क्या होता है। तो आज में हमने उसमें पढ़ना है आगे सूडो कोड, और थोड़ा सा हम डार्क एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो आज हम मेन चार चीज़ें पढ़ेंगे कि सूडो कोड क्या होता है, सूडो कोड का सिंटेक्स और कन्वेंशंस क्या होती हैं और उसको किस तरह लिखते हैं। और फिर कुछ हम सूडो लिखा हुआ सूडो कोड देखेंगे, सिंपल से प्रॉब्लम्स का। और आर्प का जो हमारे पास LARP जो कॉन्सेप्ट है उसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सूडो कोड से शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें सूडो का मतलब हमारे पास ये होता है कि फेक या फॉल्स, या मतलब कोई जाली चीज या नकली। और सूडो कोड का इस केस में मतलब ये होता है कि हम जो वो एक्चुअल कोड नहीं होता, थोड़ा सा मतलब एक तरीके से समझे जाली कोड होता है। वो इस तरीके से कि जो कोड होता है वो कंप्यूटर के लिए नहीं होता। मतलब अगर हम वो कोड कंप्यूटर को दें, कंप्यूटर उसे समझ नहीं पाता। लेकिन ये हम लिखते इसलिए कि क्या कहते हैं, ये हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं कि इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, जिस जबान से भी हम फेमिलियर हैं हम उस जबान में इसको लिखते हैं। और थोड़ा सा हमारे पास कोड का स्ट्रक्चर होता है कि इस तरह का कोड बाद में लिखा जाएगा, लेकिन वो अभी एग्जैक्ट कोड नहीं होता। और इंग्लिश में हम लिख देते हैं कि ये करना है, और ओवरऑल जनरल स्टेप्स लिख देते हैं। मतलब जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था चाय बनाने की, अगर हमारे पास एक टास्क हो तो उसमें हम उसको सब टास्क में और डिवाइड कर सकते हैं और सीक्वेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, पहले पानी लेना है, फिर पानी उबालना है, फिर उसमें पत्ती, चीनी, दूध वगैरह जाएगा, और फिर चाय तैयार होगी। तो हम ये स्टेप्स लिख सकते हैं कि टेक वाटर, बॉईल वाटर, ऐड टी, ऐड मिल्क। अब ये कोड नहीं है, कंप्यूटर ये नहीं समझेगा अगर, या मतलब वैसे इस टास्क में तो कंप्यूटर से नहीं बनवा रहे हम। लेकिन इस तरह का जर्नल भी बोलें तो जो जिससे काम करवाना है वो शायद ना समझे इसको, कंप्यूटर तो बिल्कुल नहीं समझेगा। तो ये बेसिकली असली कोड नहीं होता है। इंग्लिश में हम इसको लिखते हैं या उर्दू में अपनी जबान में लिखते हैं, जो जबान हमें समझ आती है, और हम इसको अपनी आसानी के लिए लिखते हैं। अच्छा, अब इसको हम यूज क्यों करते हैं? अगर ये कंप्यूटर को समझ नहीं आनी और हम वैसे ही उर्दू समझ सकते हैं, तो ये कोड उर्दू में इस तरह का क्यों लिख रहा है जो ना हमारे लिए ना कंप्यूटर के लिए। इससे होता है कि कोडिंग जो बाद में एक्चुअल कोड लिखना है उसका हमारे पास पहले से प्लान आ जाता है कि ओवरऑल कोड में ये चीजें जाननी है, इसको हम एक्चुअल कोड में बाद में लिख लेंगे। अभी हम उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर आ जाता है, और हमें फिर कोड का सिंटेक्स याद रखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हम एक्चुअल कोड नहीं लिखते। और चूंकि सूडो कोड होता है इंग्लिश में होगा, तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं एज कम्पेयर टू कि अगर ये किसी कोडिंग लैंग्वेज में हो। तो काइंड ऑफ एक रेसिपी टाइप होती है। अगर आप कोई कुकिंग का टास्क है तो आप रेसिपी का ओवरव्यू देते हैं, एग्जैक्ट एक एक इंस्ट्रक्शन ना दें। तो वो एक तरीके से हम कह सकते हैं सूडो कोड है उस टास्क के लिए। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास लेफ्ट पे सूडो कोड है, राइट पे एक्चुअल कोड है। तो लेफ्ट पे हमने लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम में हम करना ये चाह रहे हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के 100 में से 60 मार्क्स से ऊपर है तो हम कह रहे हैं कि वो पास है, और 60 या उससे कम है तो हम कह रहे हैं कि वो फेल है। तो सूडो कोड में हम इसको सिंपल इंग्लिश में लिख सकते हैं, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 60 प्रिंट पास एल्स प्रिंट फेल। लेकिन अगर हम कोड में एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से लिखें तो ये इस तरह आएगा, ये जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। आप लोगों को समझना जरूरी नहीं है, ये बस दिखाने के लिए इधर डाला हुआ है। अब इसका सिंटेक्स ना इसके मुकाबले में बहुत मुश्किल है, और ये कौन सा ब्रैकेट है, ये कहाँ पे आएगा, और कौन सा ब्रैकेट कब ओपन होगा कब सर क्लोज होगा। अब्दुल्ला, जी मैम। सॉरी फॉर इंटरप्ट सर, स्कूल में दरअसल लाइट चली गई तो स्टूडेंट सारे नहीं है अभी क्लास में। हम थोड़ी देर पॉज करते हैं सेशन को। चलें, ठीक है, ओके।
तो रिकॉर्ड होता रहेगा, रिकॉर्डिंग पॉज होगी? यस ओके, सर, यू कैन अच्छा। स्टार्ट। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो हम यहाँ पे थे कि एग्जांपल देख रहे थे सूडो कोड और एक्चुअल कोड की। तो इस केस में हमारे पास टास्क ये है कि अगर मार्क्स, किसी स्टूडेंट के मार्क्स 60+ हैं, तो हम कह रहे हैं कि वो पास है, कि उसने उस सब्जेक्ट में सही परफॉर्म किया है और पासिंग मार्क्स आ गए। नहीं तो वो फेल है, और मतलब 60 या 60 से कम होंगे तो वो फेल की कैटेगरी में। अब सूडो कोड में हम इसको अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कि हमने सिंपल एक स्टेटमेंट लिख दी इंग्लिश में कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 60, प्रिंट पास। और दूसरा केस था फेल होगा, तो हमने एल्स, प्रिंट फेल कर दिया। लेकिन कोडिंग लैंग्वेज या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी जो कंप्यूटर को समझ आए, मतलब ये चीज़ कंप्यूटर को समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर कंप्यूटर को समझाना है तो हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। तो वो कुछ इस तरह की होती है। अगर ये आपको मतलब समझ नहीं आ रही तो घबराना नहीं है, मतलब ये सिर्फ इधर एग्जाम्पल के तौर पे शो की हुई है, हमने इसको नहीं पढ़ना। लेकिन इसमें दिखाना ये चाह रहा हूँ कि जो एक्चुअल कोड है वो हमारे पास मुश्किल है एज कम्पेयर टू जो हमने सूडो कोड लिखा था। मतलब इसमें अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक सिंटेक्स है जो फॉलो करना है। कोई कोई चीज़ ब्रैकेट में आएगी, कोई चीज़ किसी और किस्म के ब्रैकेट में आएगी। मतलब ये हमारे पास नॉर्मल ब्रैकेट्स में आ रही है, ये कर्ली ब्रैकेट्स में, ये वाली स्टेटमेंट। फिर आगे एक और कोई ब्रैकेट खुल रहा है, फिर यहाँ पे कोई सेमी कॉलन भी है। तो काफी सारी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ेगा, जो कि नहीं होंगी तो कोड चलेगा नहीं। एक्चुअल कोड काफी स्ट्रिक्ट होता है, जिसमें आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी होती हैं और कंप्यूटर को वही समझ आता है। सूडो कोड में भी देखा जाए तो हमने वही लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे बात यही हो रही है, मार्क्स आर इज ग्रेटर देन 60 कंसोल डॉट लॉग, मतलब प्रिंट कर रहे हैं हम पास। यहाँ पे भी हमने वही चीज लिखी है। एक तरीके से हमने कोड का स्ट्रक्चर फॉलो किया है, प्लेन इंग्लिश में नहीं लिखा। कोड का स्ट्रक्चर फॉलो किया है, लेकिन हमने उसका वो जो पूरा स्पेसिफिक रूल्स वाला सिंटेक्स था वो फॉलो नहीं किया। सूडो कोड में हमने एग्जैक्ट कोड भी नहीं फॉलो किया, और बिल्कुल प्लेन इंग्लिश में भी बात नहीं की, थोड़ा सा कोड का स्ट्रक्चर फॉलो करके बात वो अपनी नोट कर लिए कि कोड बाद में जब लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे। अब हमें पता है, मतलब यहाँ पे कि दो केसेस हैं और इस केस में ये काम करना है, इस केस में ये काम करना है। बाद में जब एक्चुअल कोडिंग होगी तो हम वो सिंटेक्स देख के लिख सकते हैं। मतलब इस टॉपिक में तो हम कोड पे नहीं जा रहे, लेकिन मतलब सूडो कोड का ये फायदा होता है कि एस एक्चुअल कोड से हम कंपेयर करें तो इजी होता है। ओके, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, आई थिंक क्लियर है। चलें स्टूडेंट, क्वेश्चन तो। जी आपको सर। कोई क्वेश्चन है कोई? या अगर आप आपकी मेरा ख्याल लाइट चली गई थी, तो अगर आप समझते हैं तो वी कैन रीड। तो ठीक है, आप लोगों को आवाज आ रही है? सर हमें तो आ रही है, स्टूडेंट्स का नहीं पता। नहीं, स्टूडेंट सभी तो है। हाँ, तो ये आप क्या कर लीजिए कि मतलब वो सुन भी रहे हैं कि नहीं, बल्कि इनमें से हेलो क्लास। जी चिल्ड्रन, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? यस आप सर। चैट में भी। एक्चुअली हमारी लाइट का इशू था तो हमने नहीं समझा, तो हमारी लाइट चली सर, अभी इसको रिपीट कर लेंगे अभी उन्होंने किया, या यू शुड कंटिन्यू? नहीं सर, रिपीट कर लेते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा कवर नहीं हुआ था। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप में से कोई एक आध अपना कैमरा ऑन कर ले तो फिर वो भी पता चलता रहेगा कि क्लास है कि नहीं है, राइट? आप में से कोई एक ओके कैमरा सर। कैमरा ऑन करेंगे पूरा? जी सर। एक 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 वीडियो ऑन कर लें, एक बंदा ना।
हम्म। मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसको रिपीट कर लें आप ना, अब अब्दुल्ला। ओके सर। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक थे आप लोग मौजूद, यहाँ तक जब ये कवर हो रहा था? नो चैट में सर। कंफर्म कर दें। अच्छा, चले तो आज हमने बेसिकली चार चीजें कवर करनी है कि सूडो कोड क्या होता है, उसका सिंटेक्स और कन्वेंशन क्या होती है और किस तरह उसको लिखते हैं, और फिर सूडो कोड की कुछ हम रिटन एग्जांपल्स देखेंगे, और फिर एक जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास लार्प का, LARP, इसको कवर करेंगे। तो पहले सूडो कोड पे चलते हैं। सूडो कोड बेसिकली ये होता है कि हम कोड, जो हमने एक्चुअल कोड जो कंप्यूटर को समझाना होता है, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, उस स्ट्रक्चर को या उस कोड को हम प्लेन इंग्लिश में या ह्यूमन लैंग्वेज में लिख लेते हैं। मतलब आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं उसे। मतलब हम पूरा एग्जैक्ट कोड नहीं लिखते, हम बस इंग्लिश में वही बात लिख देते हैं, लेकिन थोड़ा सा उस स्ट्रक्चर में लिखते हैं। तो काइंड ऑफ वो बिल्कुल ह्यूमन के लिए भी नहीं लिखा हुआ होता और बिल्कुल कंप्यूटर के लिए भी नहीं लिखा होता। मतलब आप वो कंप्यूटर को देंगे तो उसको वो समझ नहीं आएगा, और ह्यूमन को भी देंगे तो वो बोलेंगे ये किस स्ट्रक्चर में लिख दिया, नॉर्मल इंग्लिश का सेंटेंस लिख देते हैं। लेकिन इसके कुछ फायदे होते हैं। अच्छा, अगर नॉर्मल रूटीन में हम कोई बात करें, ये ऐसी है कि जो हम सिर्फ चाय बनाने की एग्जांपल देख रहे थे, तो उसके एक प्रॉपर स्टेप्स थे कि आपने पहले पानी थोड़ा हुआ बॉईल करना है, उसके बाद पत्ती डालनी है, फिर चीनी, फिर दूध, फिर उसको हाँ मिक्स करना है, उबाल देना है। इस तरह प्रॉपर जो एल्गोरिथम था उसके स्टेप्स थे। लेकिन अगर हम बोलें कि अगर हम ये चार चीजें बोलें, स्टार्ट टी, आप शुरू करो, पानी लो, पानी उबालो और पत्ती डालो, तो इससे समझ नहीं आ रहा कि चाय किस तरह बनेगी, या ये मतलब चाय बनाने का एल्गोरिथम नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक आइडिया दिया है इससे। तो काइंड ऑफ सूडो कोड जो होता है वो एक्चुअल वो रियल कोड भी नहीं होता, लेकिन वो ह्यूमन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन होती है कि बाद में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कोड में। अच्छा, अब ये जो ऐसी चीज है जो ना बिल्कुल प्योर ह्यूमन लैंग्वेज है, ना ये हमारे पास कोडिंग लैंग्वेज है, ये हम यूज क्यों करते हैं? कि हम इसके दो तीन फायदे हैं। एक ये कि इसमें ना हम थोड़ा कोडिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। मतलब वो उसका सिंटेक्स वगैरह और बाकी डिटेल्स फॉलो नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर फॉलो होता है। तो उससे हमें एक्चुअल प्लानिंग में हेल्प होती है कि हमने बाद में जब हम कोड लिखेंगे तो वो उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी थी। दूसरा ये कि चूंकि हम कोडिंग की लैंग्वेज में नहीं लिख रहे, हमें उसका सिंटेक्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा ये कि ये समझने में बहुत आसान होता है क्योंकि हम ह्यूमन लैंग्वेज में लिखते हैं, इसे इंग्लिश में लिखेंगे। तो ये एग्जांपल है सूडो कोड और कोड की। लेफ्ट साइड पे हमारे पास सूडो कोड है। इसमें हमारे पास टास्क ये है कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं तो हम कह रहे हैं कि वो पास है, अदरवाइज वो फेल है और कोर्स उसको रिपीट करना पड़ेगा। तो सूडो कोड में हम काइंड ऑफ सिंपल इंग्लिश में वो चीज़ लिख रहे हैं कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 प्रिंट पास, एल्स प्रिंट फेल। के ये हमने अपना ऑब्जेक्टिव लिख दिया, लेकिन मतलब हमने इसको बिल्कुल प्योर इंग्लिश में भी नहीं लिखा है। कुछ वर्ड्स कैपिटल लिखे हुए हैं, कुछ हमारे पास ये कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, और कहीं पे ये स्पेसेस दी हुई है। मतलब नॉर्मल प्लेन इंग्लिश में भी नहीं लिखा हुआ जिस तरह एक इंग्लिश का सेंटेंस होता है, जिस तरह ये एक इंग्लिश का सेंटेंस है। और ये कोड में भी नहीं लिखा हुआ। ये हमारे पास एक जावा स्क्रिप्ट की लैंग्वेज में कोड है। ये मतलब आपको नहीं भी समझ आ रहा तो कोई मसला नहीं, ये बस यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि यही चीज अगर हमने कंप्यूटर को समझानी होती तो किस तरह लिखनी पड़ती। अब देखें इसमें भी काइंड ऑफ सेम है। इफ लिखा हुआ है, मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 लिखा हुआ है, आगे पास की कोई स्टेटमेंट है, फिर एल्स में भी आगे फेल की स्टेटमेंट है। लेकिन इसमें और भी काफी चीजें हैं कि ये राउंड ब्रैकेट्स, फिर कर्ली ब्रैकेट्स खुले में हैं, और फिर ये बीच में कुछ लिखा हुआ है, फिर और ब्रैकेट्स हैं, फिर सेमी कोलन है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, इसको हम बोलते हैं सिंटेक्स। ये लैंग्वेज का सिंटेक्स होता है। सूडो कोड में हमें ये चीजें इस चीजें फॉलो नहीं करनी पड़ती, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स। सूडो कोड हम ऐसे ही लिख सकते हैं, सिंटेक्स याद रखने की जरूरत नहीं है। एज कम्पेयर टू दिस, ये हमारे पास समझने में आसान होता है, और हम कोड पहले से प्लान कर सकते हैं। वो किस तरह? क्योंकि अगर हम नोट करें, इसका और इसका स्ट्रक्चर सेम है कि एक हम क्या है, एक इफ की स्टेटमेंट है, मतलब कि अगर मार्क्स 60 से ज्यादा है
यहाँ पे भी वही बात है, एक इफ का वर्ड लिखा हुआ है और अंदर वही चीज लिखी हुई है, मार्क्स 60 से ज्यादा हूँ। और फिर एक हमारे पास एल्स वाला केस है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये करना है, यहाँ पे भी एल्स वाली कोई बात लिखी हुई है। ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम है। तो इसमें ये होता है कि अगर हम सूडो कोड लिख लें तो कोड जो बाद में लिखना होगा उसका प्लान हमें पता होगा पहले से, कि और फिर हम उसको सिंटेक्स देख के फॉलो करके कोड अपना लिख सकते। तो सूडो कोड एक्चुअल कोड से मतलब ज़्यादा आसान होता है और उसमें हमें सिंटेक्स फॉलो नहीं करना। ओके, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सूडो कोड क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, और ये एक्चुअल कोड के मुकाबले में सिंपलर किस तरह होता है? नो सर। ठीक है। अच्छा, सूडो कोड की हमने सिंटेक्स फॉलो नहीं करना कोड का, लेकिन उसकी कुछ कन्वेंशंस होती हैं। मतलब ये जो हमने एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में लिखा था ना, मतलब ये नॉर्मल इंग्लिश का सेंटेंस नहीं है, 4 लाइनों में लिखी हुई ये छोटी सी बात, और कुछ वर्ड्स कैपिटल में, कहीं पे ये हमारे पास कोट्स हैं। तो इसको हम बोलते हैं कन्वेंशन। तो इसकी जो कुछ कन्वेंशंस होती हैं वो ये होती हैं कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं। इफ जिस तरह एक कीवर्ड है, एल्स है, जो कोड में यूज होना है बात, और वो हम सूडो कोड में भी वो स्पेसिफिक उस कीवर्ड्स होते हैं, वो हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, अपर केस में, मतलब उस पूरे वर्ड के सारे लेटर कैपिटल में होंगे। जिस तरह यहाँ पे हम देखें तो वो ये रहा, एक हमारे पास इफ है, एक प्रिंट है, एक एल्स है, और यही चीजें हमारे पास कोड में भी लिखी हुई हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावास्क्रिप्ट में हम प्रिंट इस तरह करते हैं, तो वो थोड़ी सी अलग लिखी हुई है। खैर, जो कीवर्ड्स हैं वो हमारे पास कैपिटल में लिखते हैं, और एक लाइन में एक ही बात करते हैं। मतलब इस केस में ये पूरी बात जो थी कि 60 से मार्क्स ज्यादा हूं तो फेल है, अदरवाइज फेल है, और 60 से ज्यादा पे पास है, अदरवाइज फेल है, या हम एक ही लाइन में इंग्लिश में लिख सकते थे। पर सूडो कोड में हमने हर छोटी सी बात एक सेपरेट लाइन थे, एक लाइन में एक ही छोटी सी बात हुई। ओके, अच्छा। हाँ, मोहम्मद वसी कह रहे हैं एक बार फिर समझा दें, तो कौन सा वाला पार्ट समझा दूं या ओवरव्यू दे दूं पूरा? ओके, उसको फिर ब्रीफली ओवरव्यू कर लेते हैं। इसमें 3 चीजें थी। एक ये कि हमारे पास सूडो कोड होता क्या है, वो ये होता है कि हम इसको, फर्स्ट वाला, ये कन्वेंशंस में या उधर उस स्लाइड में? मोहम्मद, फर्स्ट वाला क्या, ये आप किस स्लाइड में पूछ रहे बस ये आप अपना माइक ऑन करें और फिर सर से क्वेश्चन कर सकते हैं। हैं? ओके, फर्स्ट वाला ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं हमारे पास वो रिजर्व्ड होते हैं। मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं, उसको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। वो बेसिकली कोड में भी वो यूज होते हैं, उसको हम अलग से हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट इस तरह करते हैं कि हम उसको अपर केस में लिखते हैं, मतलब वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। इस तरह ये लिखा हुआ है कि इफ एल्स, इस पूरे वर्ड के सारे लेटर्स कैपिटल में, अपर केस में। तो सूडो कोड में हम ये वाले जो वर्ड्स हैं ये इसी तरह अपर केस में लिखते हैं। मतलब ये जो चीज़ है, नॉर्मल नॉर्मल एक वर्ड लिखा हुआ है इंग्लिश में, सारे लेटर स्मॉल है, और जिस तरह इंग्लिश में लिखते हैं, पर ये जो बीच में कुछ वर्ड्स हैं ना, ये कैपिटल में लिखे हुए हैं, इन्हें हम कीवर्ड्स बोलते हैं। तो कीवर्ड्स की एक पूरी लंबी लिस्ट है, उसमें से कुछ ये वर्ड्स हैं
तो फर्स्ट पॉइंट में बात ही हो रही है कि वो जो कीवर्ड्स होते हैं वो आप कैपिटल में लिखते हैं, अपर केस में। जी मोहम्मद, क्या आपको समझ आ गई? ओके। अच्छा, उसमें दूसरा हमारे पास काइंड ऑफ रूल ये है कि सूडो कोड की एक लाइन में या एक स्टेप पे, एक लाइन में हम एक ही स्टेप की बात करते हैं। मतलब इस केस में ये जो एक लाइन है, इधर एक ही बात हुई है कि अगर मार्क्स 60 से ज्यादा है, और अगली बात जो है कि प्रिंट पास करना है या वो स्टूडेंट पास हो गई है, वो अगली लाइन में अ, हमने लिखा है। तो एक लाइन में एक ही बात होगी। तो दूसरी बेसिकली पॉइंट हमारे पास ये है कि एक लाइन में हमारे पास एक ही स्टेप या एक ही बात होती है। एक और चीज ये है कि कुछ ब्लॉक्स, ब्लॉक से मतलब है कोड के वो जो कुछ स्पेसिफिक केस जो है उसको हम इंडेंट करते हैं। इंडेंट का मतलब ये है कि उससे पहले हम कुछ खाली स्पेस डाल देते हैं। मतलब जिस तरह यहाँ पे हमने एक केस डिस्कस किया कि 60 से मार्क्स ज्यादा है, तो अब वो जो तो है ना आगे की चीज, वो एक केस है। तो उस केस में क्या करना है, वो वाला लाइन हमारे पास इंडेंट हो गई है, मतलब यहाँ पे हमारे पास कुछ खाली स्पेस मौजूद है। तो बेसिकली इससे पता चलता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्पेसिफिक केस की है। तो हम ब्लॉक्स जो हैं उसको इंडेंट कर देते हैं। और आखिरी कन्वेंशन ये है कि हमारे पास स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। स्ट्रिक्ट रूल से मतलब जो हमारे पास कोड के रूल्स होते हैं, जो कोड का सिंटेक्स होता है, ये ब्रैकेट्स और ये जो भी कोड के रूल्स हैं वो हमें फॉलो नहीं करने होते। बस इन दो तीन बातों का ख्याल रखना होता है। अच्छा, अब वो जो हमने कीवर्ड्स की बात की थी, ये कीवर्ड्स कौन से होते हैं, तो ये लिस्ट है जो हम इसको कवर करेंगे। एक हमारे पास है स्टार्ट, और एक इसका अपोजिट है एंड। ये हमें बताता है प्रोग्राम स्टार्ट कब होगा और एंड कब होगा। इनपुट का कीवर्ड है, इससे हम यूजर से इंफॉर्मेशन लेते हैं। मतलब अगर आपका कोड है और आप चाहते हैं यूजर से आप कोई इन्फॉर्मेशन ले, मतलब आप यूजर से नाम पूछना चाह रहे हैं, तो नाम के लिए आप फिर क्या कहते हैं, इनपुट यूज कर सकते हैं और यूजर से उसका नाम पूछ सकते हैं। प्रिंट पे हम कोई इन्फॉर्मेशन भेजते हैं यूजर की तरफ, मतलब या डिस्प्ले करते हैं। इसमें हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं या देते हैं। तो ये भी एक कीवर्ड है, ये भी अपर केस में लिखा जाए। और फिर हमारे पास दो और है, इफ एल्स। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कोई चीज समझ नहीं आई? नो सर, क्लियर है। तो, अच्छा, ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है सूडो कोड की। इसमें हमारे पास टास्क ये है कि नेम प्रिंट करना है किसी यूजर का। तो अगर वो नेम आपको पहले से गिवन है, जिस तरह मेरा नाम अब्दुल्ला है, तो मैंने अपना नेम प्रिंट करना है, तो सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट का कीवर्ड है। उसके बाद नेम शो करना था, शो करने के लिए हम प्रिंट वाला कीवर्ड यूज करते हैं, तो हमने प्रिंट लिख दिया और आगे नाम लिख दिया, जो कि हमारे पास ये कोड्स में आएगा। उसके बाद काम पूरा हो गया हमारा, तो हम चाहते हैं प्रोग्राम एंड करते हैं, तो हमने एंड वाला कीवर्ड मेंशन कर दिया। तो बेसिकली 3 लाइंस में हमने इस छोटे से प्रोग्राम का पूरा एक सूडो कोड लिख दिया। तो ये चीज समझ आ रही है आप लोगों को? नो सर। ओके। अच्छा, ये हमारे पास उसी एग्जाम्पल पे बिल्ड हुआ है कि हर किसी का नाम तो अब्दुल्ला नहीं है, तो कोई और प्रोग्राम यूज करेगा तो हमें उसका नाम चाहिए। उस केस में हमें उससे उसका नाम पूछना पड़ेगा। तो किसी से अगर आप वो कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं प्रोग्राम में, तो इनपुट वाला कीवर्ड यूज होता है। सूडो कोड में हम वो उसको इनपुट से मेंशन करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले प्रोग्राम हमारे पास स्टार्ट होगा तो वो वाला कीवर्ड लिख दिया हमने। उसके बाद हमने उस बंदे का नाम पूछना है, तो इनपुट का कीवर्ड यूज करेंगे और आगे नेम लिख दिया कि अब हम उससे उसका नेम लेंगे। उसके बाद वो जो नेम लिया है, उसको हम वो सेम तरीके से डिस्प्ले करेंगे जिस तरह लास्ट टाइम किया था प्रिंट के कीवर्ड से। चूंकि फिर हमारे काम पूरा हो गया, तो हमारा टास्क फिनिश हो गया, तो हम प्रोग्राम एंड कर देंगे। तो ये सूडो कोड लिखा हुआ है जिसमें इस प्रोग्राम का जो ये प्रोग्राम ये करता है कि यूजर से उसका नेम पूछता है और वो नेम शो करता है स्क्रीन पे।
अच्छा, ये क्लियर है। यहाँ पे एक बेसिकली ये चीज ऐड हुई है इनपुट वाली, और नेम हमने अब्दुल्ला जो लिखा था उसे मिटा दिया और यहाँ पे नेम यूज किया। यस सर। ओके, अच्छा। ये थोड़ा सा और लंबा प्रोग्राम है। इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि किसी टीचर का नेम पता करते हैं, और हम जेंडर पता करते हैं, तो उसके बाद टाइटल के साथ प्रिंट करते हैं। क्योंकि यूजुअली ये होता है कि किसी टीचर को आप मुखातिब करते हैं तो उससे पहले सर या मिस लगाते हैं। तो अगर टीचर मेल है, सर है, तो हम वो सर का टाइटल यूज करते हैं, टीचर फीमेल है तो हम मिस का टाइटल यूज करते हैं। तो ये प्रोग्राम ये काम करता है कि टीचर का नेम लेता है और जेंडर लेता है कि मेल है या फीमेल, और उस हिसाब से वो एक स्टेटमेंट बना देता है जिसमें टाइटल होता है और नाम। तो सबसे पहले हमने प्रोग्राम स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट की, अच्छा दोबारा, कौन सा ये वाला दोबारा समझा दूं या लास्ट एग्जांपल? एग्जाम्पल इनपुट, ओके। अच्छा, इसमें बेसिकली ये चीज एक्स्ट्रा आई है, तो इसको समझने के लिए हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखना है कि वहां पे क्या हो रहा था। वहां पे हमने नेम प्रिंट करना था, किसी का नाम शो करना था। हमने क्या किया, प्रोग्राम स्टार्ट किया। जो बंदा प्रोग्राम चला रहा है, मैं चला रहा था, तो मैंने अपना नाम लिख दिया और प्रिंट कर दिया, और प्रोग्राम फिर एंड हो गया। पर इसमें मसला ये, सबका नाम अब्दुल्ला नहीं है, और हो सकता है जो अगला बंदा प्रोग्राम चलाए वो मेरे अलावा कोई और हो, तो हमें उसका नाम चाहिए होगा। अब हम इधर सारे नाम लिख भी नहीं सकते, मतलब हर बंदे का तो नाम यहाँ पे नहीं लिख सकते, बहुत सारे नाम है। तो हम हमें क्या करना है कि जो यूजर प्रोग्राम चला रहा है उसका नाम उससे पूछना है, तब हमें उसका नाम पता चलेगा, और फिर वो शो करना है। तो नाम पूछने के लिए हम ये इनपुट वाला कीवर्ड है, ये यूज करते हैं। या यूजर से कोई भी इंफॉर्मेशन आपने पूछनी है, नाम पूछना है, उसकी एज पूछनी है, कुछ भी, इनपुट वाला यूज होता है। तो ये इनपुट इसलिए लिखा हुआ है हमने ये वाला कीवर्ड। ये इनपुट वाला वर्ड हमें बताता है कि हम आगे जो भी इंफॉर्मेशन है ये यूजर से लेंगे, ये पहले से नहीं लिखी हुई। इनपुट कह रहा है कि नेम पूछना है यूजर से, तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। और वही नेम जो हमने पूछ लिया वो हम फिर प्रिंट कर रहे हैं, जिस तरह लास्ट एग्जाम्पल में किया था। इस बार फर्क ये है कि हम जो नेम है वो यूजर से पूछेंगे। जी राबिया, आपको समझ आ गया? ओके, अच्छा। नेक्स्ट प्रोग्राम है, ये थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम है। इसमें हम बेसिकली ये देखना चाह रहे थे इफ एल्स ये क्या होता है, और इसको समझने के लिए ये थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम यूज किया। तो सिनेरियो हमारे पास ये है कि अगर हम किसी टीचर को मुखातिब करते हैं तो उनके नाम से पहले सर या मिस यूज करते हैं। अगर टीचर मेल है तो हम सर का टाइटल यूज करते हैं, अगर टीचर फीमेल है तो हम मिस का टाइटल यूज करते हैं। तो ये प्रोग्राम ये कर रहा है कि टीचर का नेम पूछता है और उनका जेंडर पूछता है कि मेल है या फीमेल, और फिर एक स्टेटमेंट प्रिंट करता है जिसमें पहले सर या मिस लिखा हुआ होता है। इस केस में हम उसको टाइटल बोल रहे हैं, और फिर आगे उनका नेम प्रिंट होता है। तो कुछ चीजें सेम है कि प्रोग्राम स्टार्ट होगा एंड होगा, तो शुरू में स्टार्ट और एंड की स्टेटमेंट आ गई हमारे पास, ये स्टार्ट हो गया, आखिर में एंड। फिर हमने दो चीजें पूछनी है यूजर से, एक कि टीचर का नेम क्या है, दूसरा टीचर का जेंडर क्या है। तो इनपुट नेम, मतलब अब ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि यूजर से नेम पूछो, और फिर हम एक और स्टेटमेंट है जो कि जेंडर पूछ रही है कि पहले हम उससे नाम पूछेंगे फिर हम जेंडर पूछेंगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली यूजर से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जो हमें चाहिए, इस केस में दो चीजें चाहिए। उसके बाद अब हमारी लॉजिक आ रही है कि अगर जेंडर मेल है तो हम नाम से पहले सर का टाइटल लगाए। तो हम यहाँ पे वो कर रहे हैं, इफ भी एक कीवर्ड है तो ये कैपिटल में लिखा हुआ है। और उसके बाद हमने देखा कि इफ जेंडर, मतलब जो जेंडर हमने पूछा है वो मेल है, तो फिर प्रिंट करें सर और उसके आगे जो भी नेम। और अगर ये केस ऐसा नहीं है, इसका मतलब फिर जेंडर फीमेल।
उस केस में हम प्रिंट कर रहे हैं मिस प्लस नेम, और आखिर में प्रोग्राम खत्म हो रहा है तो एंड लिखा हुआ है। तो बेसिकली होगा ये कि अगर इसको मैं इनपुट में नेम में अब्दुल्ला दूं और जेंडर में मेल दूं तो हमारे पास ये वाला केस चलेगा क्योंकि जेंडर मेल दिया था, और हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा सर और आगे अब्दुल्ला लिखा हुआ। तो ये इफ एल्स वाला पार्ट समझ आया? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, तो यहाँ तक कोई सवाल? हमने 3 एग्जांपल्स देखी, कीवर्ड्स देखे कि वो अपर केस में होते हैं, और कन्वेंशंस कवर की थी। सर ये जो आपने सारा प्रोसीजर समझाया है इसका कंप्यूटर में क्या काम है? अच्छा, इसका कंप्यूटर में ये है कि कंप्यूटर को ये समझ नहीं आता, मतलब ये जो हमने लिखा हुआ है ना, ये कंप्यूटर को नहीं समझ आता। और ये ह्यूमन के लिए भी, मतलब हमारे लिए भी समझने में थोड़ा मुश्किल है। मतलब इसको हम आसान सी प्लेन इंग्लिश में लिख देते या उर्दू में लिख देते तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता। तो लेकिन ये इसलिए लिखा हुआ है, और कंप्यूटर को इस तरह काम होता है कि जो एक्चुअल कोड लिखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कंप्यूटर को समझ आती है, वो हम इस स्ट्रक्चर की बेस पे लिखेंगे। मतलब स्ट्रक्चर यही यूज होगा कि 2 इनपुट लेने हैं, फिर एक इफ की स्टेटमेंट होगी, इफ के केस में ये काम करना है, एल्स के केस में कोई और काम करना है, और आखिर में फिर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, और लेकिन उसको आसान लैंग्वेज में लिखते हैं, स्ट्रक्चर के जो अंदर की चीज। जी, तो ये समझ आ गया कि कंप्यूटर का क्या काम है इसमें। यस सर। ओके। अच्छा, अब एक और चीज है, हाँ, जिसे हम लार्प बोलते हैं, LARP, इसकी फुल फॉर्म भी है, वो भी देख लेते हैं। तो ये वर्ड दो चीजों में यूज होता है, एक कंप्यूटर में यूज होता है और एक गेम में यूज होता है, अगर कोई भी आप गेम खेलते हैं तो। और मेरे आई थिंक ये वर्ड हमारे पास गेम से ही आया है। तो गेम में बेसिकली लार्प जो है फुल फॉर्म ये लाइव एक्शन रोल। बेसिकली कोई कैरेक्टर होता है या कोई भी बंदा होता है, आप उस जैसा एक्ट कर रहे होते हैं। मतलब लेट से अगर कोई स्पाइडरमैन जैसा एक्ट कर रहा है, या वो जिस तरह स्कूल में इवेंट्स होते हैं, तो उसमें आप कोई करेक्टर ऐसा कोई करेक्टर परफॉर्म करते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि लार्प पर। तो ये जो रोल है किसी भी करेक्टर का और जो उसकी एक्टिंग हो रही होती है, तो उसको गेम में हम लार्प बोलते हैं। कंप्यूटर साइंस में उसमें ये होता है कि काइंड ऑफ आप एज अ कंप्यूटर एक्ट कर रहे हो, कि कंप्यूटर किस तरह कोड समझता है, और कंप्यूटर के पास कोई कोड आएगा तो वो क्या करता है, हम वो वाली एक्टिंग एज अ ह्यूमन ही करते हैं, ताकि हम कोड लिखे बगैर वो समझ सकें कि ये चलेगा कि नहीं और कंप्यूटर क्या करेगा इस केस। तो इसकी फुल फॉर्म इसकी ये लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम्स फॉर रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। इसको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बस ये इसकी फुल फॉर्म ये है। और इसमें हम करते ये हैं कि हम कंप्यूटर की तरह एक्ट करते हैं, और वो किस तरह करते हैं वो अभी हम इसको समझेंगे। ओके, इसको अभी हम समझते हैं लार्प में हम एक्ट किस तरह करते हैं, इसका फायदा क्या होता है इस एक्टिंग का, और ये हम ये काम क्यों करते हैं। इससे होता है कि चूंकि हम देखते हैं, ये समझना चाह रहे होते हैं कि कंप्यूटर किस तरह हमारे कोड को समझेगा और वो क्या करे, उससे हमें लॉजिक समझ आ जाती है। लॉजिक से मतलब ये है कि कौन सी चीज किस तरह होगी, और अगर ये केस है तो फिर कौन सा कोड चलेगा, जिस तरह हमने इफ एल्स में देखा। और दूसरा, ये चीजें आप सारी बगैर कंप्यूटर के कर सकते हैं। वैसे तो कोड रन करने के लिए आपको कंप्यूटर चाहिए, लेकिन अगर आप एज अ कंप्यूटर एक्ट कर रहे हैं तो आप विदाउट कंप्यूटर ही कोड को चेक कर सकते हैं। और दूसरा ये, इससे मतलब अगर आप कोड को लर्न कर रहे हैं तो वो ज़्यादा मज़ा भी आता है, कि मतलब आपको कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना नहीं पड़ता, अब वैसे ही वो सेंटेंसेस देख के समझ आ रहा। ओके, तो लार्प का कोई क्वेश्चन के इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये
कॉन्सेप्ट क्या है और इसके क्या फायदे होते हैं। सर ये जो आपने सेकंड वर्ड समझाया नो कंप्यूटर नीडेड, इसका क्या है, ये दोबारा समझाना। ओके, इसमें ये है कि आप देखते हैं कि जो कोड है ना, कोड लिखा हुआ है, आप वो खुद ही अपने दिमाग में और खुद ही मतलब या मुंह से बोल के या उसको लिख के, वो अभी हम किस तरह करते हैं ये मेथड हम देखेंगे। तो उसको हम खुद एज अ ह्यूमन ही चेक करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब वो देखते हैं कि अच्छा ये कोड लिखा है तो फिर क्या होगा और फिर क्या होगा, मतलब एज अ कंप्यूटर हम खुद एक्ट करते हैं। तो हमें एक्चुअल कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती, कंप्यूटर वाला काम हम कर रहे होते ओके सर, थैंक यू। हैं। ओके, अच्छा तो अब वो हम किस तरह करते हैं उसको अब हम देखते हैं। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें ना टोटल तीन चीजें होती हैं, एक होता है प्रोग्राम, एक होता है कंप्यूटर, एक होता है यूजर। अब प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम ये है जो हमने ये कोड देखे थे, इसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर वो डिवाइस है जिसपे ये प्रोग्राम चलता है। ठीक है, इस केस में हमें कंप्यूटर की वो लार पे हम कंप्यूटर को यूज नहीं कर रहे होते, कंप्यूटर के बगैर चलता है। ठीक, और एक होता है यूजर। यूजर क्या है? जिससे हम ये इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं कि हमें नेम बताओ, जेंडर बताओ, ये वो जो इंफॉर्मेशन हमें देता है उसको हम यूजर बोलते हैं। यूजर उसको भी बोलते हैं जो ये प्रोग्राम चला रहा, कंप्यूटर पे जो ये बंदा प्रोग्राम चलाएगा। और ये जो इंफॉर्मेशन फिर शो कर रहे होते हैं ये भी हम यूजर को शो करते हैं कंप्यूटर के थ्रू। तो इसमें टोटल हमारे पास तीन चीजें होती हैं। प्रोग्राम, प्रोग्राम वो है वो जो कोड है। कंप्यूटर वो है जहाँ पे कोड रन किया जाता है। और यूजर वो है, यूजर इस केस में हम है, ये जो कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं और उसको रन करके यूज करते हैं। तो ओवरऑल ये कंप्यूटर सिस्टम होता है इन तीन चीजों से। लार्प में होता है कि कंप्यूटर हम यूज नहीं कर रहे तो एज अ कंप्यूटर भी हम खुद एक्ट करते हैं। जिस तरह लेट से हमारे पास कोड पड़ा हुआ है, तो और यूजर हम है तो हम किसी दोस्त को बोलते हैं या हम खुद ही कंप्यूटर बन जाते हैं कि कंप्यूटर वाला काम भी हम करें। तो ओवरऑल होता क्या है कि ये बेसिकली हम इसको एज ए एक्टिविटी भी कर सकते हैं तीन बंदों में। तो जो प्रोग्राम वाला काम है वो ये होता है कि जो कोड लिखा हुआ है वो प्रोग्राम एक एक लाइन करके उस कोड को पढ़ता है। और प्रोग्राम कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, क्योंकि वो कोड कंप्यूटर के लिए लिखा हुआ है। तो उससे क्या होता है कि प्रोग्राम ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। वो कंप्यूटर को बताएगा कि ये करना है तो कंप्यूटर करेगा, तो आगे कोई काम चलेगा, नहीं तो सारे वहीं पे खड़े रहेंगे। और इसकी एग्जांपल ये इनपुट नेम, ये मतलब एक प्रोग्राम का कोड है, ये कंप्यूटर को बोल रहा है कि यूजर से आप नेम लो। दूसरा जो बंदा है वो हमारे पास कंप्यूटर है, उसका काम ये है कि वो प्रोग्राम ने जो उसको काम दिया है, इंस्ट्रक्शन, वो काम करता है। और वो यूजर से क्वेश्चन भी पूछ सकता है और इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अब कंप्यूटर जो है ना ये सोच नहीं सकता, मतलब इसको जो काम बोला होगा एग्जैक्टली इसने ये वही करेगा, इससे होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा। ये अलग से कुछ सोच के या वो नहीं कर सकता कि ये इस बात का ये मतलब था तो मैं ये कर लेता हूँ। मतलब आप इसको बोलो पानी तैयार करो तो ये पानी तैयार कर सकता है तो वो करेगा। ये नहीं बोलेगा पानी तैयार करने का मतलब था उसको उबालना है तो मैं उसको उबाल लेता हूँ। तो मतलब कंप्यूटर सोच नहीं सकता जिस तरह ह्यूमन हम लोग सोचते हैं और हम उस बात का कोई और मतलब निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली वो फॉलो ना भी करें तो हम समझ जाते हैं कि बात क्या है। कंप्यूटर इस तरह नहीं है, उसको एग्जैक्ट बताना पड़ता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम ने जो उसको काम दिया है वो करता है और वो यूजर से इंटरेक्ट कर सकता है, मतलब उससे सवाल पूछ सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है। मतलब अगर प्रोग्राम ने इसको बोला है कि आप यूजर से नेम लो, तो ये यूजर को इस तरह बोल सकता है कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तो यूजर से ये इस तरह इंफॉर्मेशन लेता है। तीसरा बंदा हमारे पास यूजर होता है, वो कंप्यूटर ने उससे कुछ पूछा है तो वो उसका जवाब दे सकता है। और जो इनपुट हमने देना था एज अ यूजर वो भी दे सकता है। तो इन दोनों चीजों का बेसिकली एक ही मतलब है कि कंप्यूटर के सवाल का जवाब देना और वही जो इनपुट में उसने इंफॉर्मेशन मांगी भी है वो देना। अब यूजर कुछ कंट्रोल नहीं कर, मतलब कंट्रोल सारा प्रोग्राम के पास होता है। वो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है, कंप्यूटर को अगर यूजर से कुछ पूछना होता है तो वो पूछ लेता है, अदरवाइज वो अपना काम करता रहता है। यूजर कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दे सकता है बस। तो अगर मतलब प्रोग्राम कंप्यूटर को बोले कि आप यूजर से नाम पूछो, और यूजर से वो जब नाम पूछे तो यूजर ये बोल सकते हैं मेरा नाम अली है।
मतलब बस यूजर का इतना ही रोल होता है कि उससे कुछ पूछा है, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट हुई है तो वो देता है। यहाँ तक क्लियर है कि ये कौन सी तीन चीजें होती है और इनकी क्या रोल हो। यस सर। अच्छा, तो ये उसका ओवरव्यू है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन देगा। अब ये चलता किस तरह है। रो, रोल तीन है, बंदे तीन है, लेकिन वो हमारे पास काम चार हो रहे होते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन देता है, कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। उसके बाद कंप्यूटर वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। और अगर बीच में यूजर से कोई इंफॉर्मेशन लेनी थी तो वो लेता है, तो यूजर आंसर करता है। तो ये तीन बंदों का तीन काम होता है। लेकिन उसके बाद क्या करता है, कंप्यूटर रिजल्ट भी प्रिंट करता है जो कि यूजर को शो करता है। तो वो एक्स्ट्रा काम भी कंप्यूटर करता है। वो बेसिकली कंटिन्यू कर रहा होता है कि प्रोग्राम ने आगे क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है, कि कोड में नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है, तो वो करता है। तो ये तीनों इस तरह करके प्रोग्राम चलता है और सारे आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा, तो अब ये एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं और उससे हमें समझ आएगा कि हमारा क्या मतलब था, कि हमें कंप्यूटर क्यों नहीं यूज करना पड़ता। तो उसके लिए मुझे दो वॉलेंटियर चाहिए होंगे। एक कोई एज अ कंप्यूटर एक्ट कर ले, एक यूजर एक्ट कर ले। तो कोई वॉलेंटियर करना चाहेगा हम ये छोटी सी एक्टिविटी के लिए। आप माइक से भी कर सकते हैं, चैट में लिख के भी। यस सर। ठीक है, ओके, तो आप फिर कंप्यूटर वाला रोल प्ले कर लें। इसमें यह होगा कि प्रोग्राम जो आपको इंस्ट्रक्शन देगा आपने वो फॉलो करनी है। और उसका मतलब ये है कि जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है आपने वो का करना है। मतलब इस केस में सिंपल सा प्रोग्राम है तो इतना हमारे पास होगा नहीं मसला। और एक यूजर के लिए भी वॉलंटियर चाहिए। यूजर का ये काम होगा, कंप्यूटर ने जो उससे कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट की है तो उसने बस वो बताना है, मतलब नाम बताना है, इतना सा। ठीक है, आई गेस यूजर्स के लिए तो कोई चैट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो लेट्स से ये हमारे पास प्रोग्राम है, मतलब ये कोड है। और मैं प्रोग्राम वाला रोल प्ले कर रहा हूँ। तो मेरा एक काम है कि मैंने ये एक एक कोड की लाइन, इस केस में सूडो कोड की लाइन, कंप्यूटर को बतानी है। तो मैं कंप्यूटर को बताऊंगा, फिर जो हमारे पास जो स्टूडेंट एज अ कंप्यूटर एक्ट कर रहा है वो ये करेगा। और यूजर से जो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करनी है वो यूजर से पूछेगा कि आपका नाम क्या है, जेंडर क्या है। और फिर वो इस हिसाब से चलेगा कि क्या करना है। तो गेम के रूल सबको क्लियर है। यस सर। ओके, ठीक है, तो मैं प्रोग्राम हूँ। तो पहले स्टार्ट करना है, मतलब कंप्यूटर अब स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है इनपुट नेम। जो कंप्यूटर है उसने भी यूजर से नाम पूछना है। तो आप पूछे नाम। The input name ओमेगा सर। ओके, तो कोई एज अ यूजर एक्ट करके हमें चैट में नेम बता दे। साना, ठीक है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है कंप्यूटर के लिए इनपुट जेंडर, मतलब आप यूजर से जेंडर पूछें। ठीक है, तो हमारे पास जेंडर भी आ गया। अगर हमारे पास नेम जो है
मैं फर्स्ट वाला ले लेता हूँ जो हमारे पास फर्स्ट के दोनों के आंसर आ गए थे। नेम उम्मे कलसूम आया और जेंडर हमारे पास फीमेल आया। तो अब ऐसा प्रोग्राम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये इफ जेंडर इज इक्वल टू मेल। तो क्या ये बात सही है? जो कंप्यूटर है वो क्या करेगा? सर रिपीट कर दे। हमारे पास नेम आया हुआ है उम्मे कलसूम और जेंडर हमारे पास आया हुआ है फीमेल। अब प्रोग्राम नेक्स्ट स्टेटमेंट कंप्यूटर को ये पूछ रहा है इफ जेंडर इज इक्वल टू मेल। तो वो कंप्यूटर से पूछ रहा है कि क्या जेंडर मेल है। कि अगर जेंडर मेल है वो ये बात कह रहा है सर। सर प्लीज रिपीट कर दे, समझ नहीं आई। ठीक है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये समझ आ गई कि हमारे पास नाम आ गया और हमारे पास जेंडर आ गया। यस सर। अच्छा, तो अब ये पूछा जा रहा है कि जेंडर मतलब जो कि हमने यहाँ पे वैल्यू फीमेल स्टोर की हुई है, जेंडर की वैल्यू मेल है क्या? मतलब यहाँ पे बेसिकली हम ये पूछ रहे हैं ताकि फीमेल इक्वल टू मेल, ये हम पूछ रहे हैं ये बात। जेंडर हमारे पास फीमेल आया है। तो ये बात सही है कि नहीं? नो सर। नो। ओके, नो। ठीक है, तो इस केस के आगे जो मतलब इस केस के आगे वाला जो कोड है ना वो हमें इस तरह पता चलेगा जो इंडेंट हुआ है मतलब बीच में स्पेसेस खाली है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इफ के लिए। अगर ये बात सही होती जो कि इस केस में नहीं है तो ये स्टेटमेंट चलती। इस केस में ये बात सही नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं होगी। तो कंप्यूटर ये बताएगा नो। कंप्यूटर बोलेगा कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो प्रोग्राम क्या करेगा, इसको स्किप कर देगा और यहाँ पे आ जाएगा। वो बोलेगा एल्स, अगर ये केस है तो ये करना था जो कि हम नहीं कर रहे क्योंकि ये केस नहीं है। तो क्या करना है, प्रिंट करना है मिस प्लस नेम। तो प्रोग्राम फिर कंप्यूटर को बोलेगा कि आप प्रिंट करें मिस प्लस नेम। इस केस में क्या होगा कि ये सेंटेंस बनेगा हमारे पास मिस और जो हमारे पास नेम आया था इस केस में हमारे पास उम्मे कुलसूम था। ठीक, तो कंप्यूटर फिर यूजर को नेम बताएगा। तो अगर आप ऐसा कंप्यूटर यूजर को नेम बता दें, ये नेम। सर दोबारा रिपीट कर दे। ओके, हमने जहां तक क्लियर है कि ये स्टेटमेंट जो थी ये जो बात है ये सही नहीं है इस केस में। यस सर। ठीक है, ओके। तो इस बात के मुतालिक जो आगे इस स्टेटमेंट लिखी हुई थी ना वो फॉलो नहीं होगी। मतलब प्रोग्राम क्या करेगा, वो कहेगा ये बात तो सही है नहीं, तो इसके आगे वाला जो कोड है जो इस केस में हमने काम करना था वो हम वो काम नहीं करें। तो ये इसको स्किप कर दे और फिर ये उसके आगे चला जाएगा। आगे लिखा हुआ एल्स, मतलब उर्दू में हम इसको समझें तो ये पूछा था अगर ये केस है जो कि नहीं है चलो इसको छोड़ दो, इस वाली बात को भी छोड़ दो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कर लो। तो फिर ये कर लो, मतलब ये कंप्यूटर को स्टेटमेंट दी हुई है कि ये काम करना है। ओके, यहाँ तक समझ आ गया कि हम इस लाइन यस पे कैसे काम। सर। यस सर। ठीक है, तो अच्छा अब इस लाइन में प्रोग्राम कंप्यूटर को ये कह रहे हैं कि आप यूजर को शो करें, मतलब प्रिंट का मतलब है शो, या आप प्रिंट करें या लिखें मिस। क्योंकि हमें ये पता चला था जेंडर फीमेल है तो इसका मतलब जो टीचर का नाम है वो फीमेल टीचर है, तो हम उनके लिए टाइटल यूज करते हैं मिस का। तो हमने मिस आगे बीच में स्पेस दी हुई है ताकि इसको थोड़ा सेपरेट कर लें। और आगे नेम प्रिंट कर रहे हैं। तो जो यूजर ने हमें नेम दिया था जो कि उम्मे कलसूम दिया था वो हम प्रिंट करेंगे। इस केस में कंप्यूटर ये प्रिंट करेगा। तो यहाँ तक समझ आ गया? यस सर।
ठीक है, तो कंप्यूटर बेसिकली क्या करेगा, स्क्रीन पे लिख देगा जो मैंने चैट में लिख दिया, मिस उम्मे कुलसुम लिख के भेज देगा या उसको शो कर देगा। अब हाँ, और फिर उसके बाद प्रोग्राम कंप्यूटर को बोलेगा एंड, कि आप प्रोग्राम खत्म हो गया, आगे कोई काम नहीं। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि अब चूंकि हम कंप्यूटर नहीं यूज कर रहे, लेकिन हमें ये पता है कि कंप्यूटर जो काम करेगा वो काम क्या करेगा, और मतलब वो बेसिकली एट दी एंड इस इनपुट के साथ यह आउटपुट करे, कि अगर हम उसको बोले नाम ये है और जेंडर फीमेल है, तो वो मिस का टाइटल यूज करके आगे प्रिंट कर देगा। तो मतलब आप कंप्यूटर की मशीन यूज किए बगैर एज अ ह्यूमन खुद एक्ट कर सकते हैं कि कंप्यूटर क्या काम करेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको पता होगा। तो ये समझ आया कि हम कंप्यूटर यूज के बगैर खुद किस तरह पता कर सकते हैं कि वो यस हर सर। स्टेप पे क्या काम हो। यस सर। यस सर। ओके, तो इसको हम बेसिकली यार बोलते हैं कंप्यूटर, मतलब आसान उसमें समझें कि जो ये कॉन्सेप्ट ये है कि आप कंप्यूटर का जो एल्गोरिथम होता है, मतलब ये एक तरीके से एल्गोरिथम है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। तो एल्गोरिथम हम खुद ही फॉलो करते हैं, उसको हम खुद फॉलो करते हैं, मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप एज अ कंप्यूटर खुद ही एक्ट करते हैं। तो हम एज अ कंप्यूटर एक्ट कर रहे होते हैं, और जो इंस्ट्रक्शन उसके लिए होती है वो विदाउट कंप्यूटर या विदाउट मशीन हम खुद फॉलो करते हैं। तो हमें पता चल जाता है इस प्रोग्राम से ये रिजल्ट आया। इसको हम लाभ बोलते हैं, जो कि हमारे पास फुल फॉर्म एक्चुअल टेक्स्ट बुक जो है वो है लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम फॉर रेजोल्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब इसमें हमने क्या किया, एक प्रोग्राम था हमारे पास, उसको रिजॉल्व किया। रिजॉल्व इस तरह किया, मतलब पूरा रन किया एज अ ह्यूमन, और चेक किया कि इस केस में क्या आंसर होगा, और वो किस तरह के एल्गोरिथम यूज करके, जो बेसिकली प्रोग्राम ने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, और उसमें लॉजिक चेक की थी। इफ का केस है तो ये करना है, अगर इफ का केस नहीं है तो फिर कुछ और काम करना है। ओके, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर, क्लियर है। नो सर। कि मैम अक्सा, ओवर टू यू। जी सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया क्लास के लिए। तो स्टूडेंट, यहाँ तक सबको क्लियर है? एनी क्वेश्चन? यस मैम, क्लियर है। ओके, तो फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। अल्लाह थैंक हाफिज यू टू मैम। ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल के लेक्चर में इंशाल्लाह। लव थैंक यू, पीस। अल्लाह हाफिज।